चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये चैप्टर इंशाल्लाह अपन 2 दिन में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ये सब हेडिंग, यही आपके नोट्स हैं। सब हेडिंग देके रखने का जो मैंने आपको पढ़ाया। ऊपर मैंने आपको रोल पढ़ाया था, ये मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ अभी कंपोजिशन, कि नफरा की जो टीम है। नफरत तो नहीं सुनाई दे रहा ना आपको? कंपोजिशन, उसमें कौन लोग हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, जो क्या लिखा है उसमें। नफरा शेल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन who shall be a person of eminence, प्रसिद्धि, एबिलिटी, इंटेलेक्चुअलनेस, उनकी एक्सपर्टीज होना काय काय में, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल इश्यूज एंड लॉ, एंड टू बी अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करेगा उन्हें? सेंट्रल गवर्नमेंट। और उनके अलावा और भी मेंबर्स रहेंगे। और आपको पता है, ये सब जितनी भी कमिटीज होती हैं, बेसिकली इनकी मेंबरशिप ऑड नंबर में होती है, बिकॉज ये जब डिसीजंस लेते हैं, मैंने आपको बताया था इसके पहले भी, तो वो हमेशा एक रेशियो में आना चाहिए, है ना, माइनर मेजर रेशियो में। 15 लोगों से ज़्यादा की इनकी कमेटी में ज़रूरत नहीं है। उसमें 2 प्रकार के मेंबर मिलेंगे, पार्ट टाइम और फुल टाइम। सही है? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है। उसके बाद में, ईच डिवीजन ऑफ NFRA शैल बी प्रेस्क्राइब ओवर बाय द चेयरपर्सन। इनकी जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे, इन्होंने डिवाइड करके रखा है ना, तो डेफिनेटली इसके अंडर आएंगे वो डिपार्टमेंट, है ना। या फिर कोई फुल टाइम मेंबर उसका ऑथराइजेशन में रहेगा, किसके द्वारा? चेयरपर्सन के द्वारा। मतलब जैसे अब फॉर एग्जांपल आप NFRA ने एग्जांपल दे देते हैं, 2 जगह पर है, एक मान लेते हैं मुंबई, बॉम्बे में है, एक दिल्ली में है। तो अब मुंबई में या तो चेयरपर्सन के अंडर में रहेगा वो डिवीजन उनका, या फिर किसी मेंबर को अपॉइंट कर देंगे चेयरपर्सन के द्वारा कि भाई तुम संभालो मुंबई ब्रांच को। ठीक है। देयर शेल बी एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। एक एग्जीक्यूटिव बॉडी भी होती है NFRA की। उसमें कौन कौन होता है? चेयरपर्सन, जो अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करता है अंडर सबसेक्शन 2 एंड अंडर सबसेक्शन 4। ठीक है। द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन मेंबर शैल बी स्लाइड। किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा, वो टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से उनको पता रहती है। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कुछ चीज़ें मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ अभी धीरे से। ठीक है। बट एक्चुअली वो नफरा के डिवीजन पे भी डिपेंड है, या नफरा का जो चेयरपर्सन उस पर भी डिपेंड है कि किस तरीके से लोगों को अपॉइंट करना। बहुत सब्जेक्टिव भी है वो, है ना, पर्सन पे भी डिपेंड। अब कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। जो नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी। देखो क्या है। सबसे पहला है, चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। बेसिकली चेयरपर्सन शुड बी अ, एक सेकेंड, हाँ जी। तो चेयरपर्सन क्या है? ही शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। बाकी आपको पता तो है, नॉलेज क्या में होना उसको, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस और लॉ। फिर एक मेंबर जो है आपका, वो अकाउंटिंग फील्ड का होना। ठीक है। फिर जो एक मेंबर है ना, मल्टीपल मेंबर्स है ना, मैं ये थोड़ा ना पूछ सकता हूँ ये और वो, बताते जा रहा हूँ। ऑडिटिंग फील्ड का होना। ठीक है। फिर एक मेंबर आपका एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से होना। ठीक है। फिर एक होना आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, वन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और एक्स ऑफिसियो। व्हाट इज एक्स ऑफिसियो? या तो करंट जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का होना, या कोई ऐसा बंदा जो इस पद पे ऑलरेडी रह चुका है। एक्स ऑफिसियो मतलब वही जो इस पद पे ऑलरेडी रह चुका है। इससे कम रैंक का बंदा नहीं होना हमको NFRA में, MCA की तरफ से। वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, फ्रॉम RBI। ठीक है ना, नॉमिनेटेड बाय RBI रहेगा। ठीक है। वन रिप्रेजेंटेटिव, गैस करते जाओ,
बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है ना, फ्रॉम सेबी, और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सेबी। और नॉमिनेटेड बाय कौन रहेगा, किसके द्वारा, या तो चेयरमैन रहेगा सेबी का, जो मेंबर रहेगा एनएफआरए का, या उनके द्वारा कोई अपॉइंटेड बंदा, होल टाइम मेंबर, है ना, आप लिख सकते हैं होल टाइम मेंबर ऑफ, या चेयरमैन खुद मेंबर है एनएफआरए का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना पर क्या लिखा रहा हूँ, बहुत जरूरी है भाई ये सब समझना, नहीं तो मतलब ही नहीं है फिर। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस, ये जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत जरूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, है ना, या फिर ऐसा बंदा जो जज रह चुका है हाई कोर्ट में और हैज बीन जज फॉर मोर 5 years, नॉमिनेटेड बाय, किसके द्वारा नॉमिनेटेड है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो जज है जिसको, या जज रह चुका है या 5 साल से जज है। और लास्ट कौन रहेगा आपका, प्रेसिडेंट ऑफ ICAI, है ना, एक्स ऑफिसियो, मतलब जो इस पद पे रह चुका है, मतलब पुराना जो रह चुका है, एक्स ऑफिसियो। ठीक है, इस ऑफिस पे वो पहले रह चुके हैं, इसे तो एक्स ऑफिसियो कहते हैं, ये लिख लेना आप, है ना। और लोगों को भी अपॉइंट कर सकते हैं अपन, ये सब मेंबर्स की क्वालिफिकेशन रह सकती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे अपन लोग, एक सेकंड। प्रोवाइडेड डेट फॉर द चेयरपर्सन एंड मेंबर शेल मेक अ डिक्लेरेशन, एफिडेविट फाइल करना पड़ता है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, कि हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मतलब हम जो अपॉइंट हुए अपनी एबिलिटी पे अपॉइंट हुए, हम किसी पे डिपेंड नहीं थे, है ना, क्लियर है ना। और हम किसी कंपनी से भी नहीं जुड़े, हम किसी फर्म से भी नहीं जुड़े, ये भी आपको बताना पड़ेगा। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हमारा अपॉइंटमेंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं अब हमारा अपॉइंटमेंट हुआ। ओके, और ये वाला लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चेयरपर्सन मेंबर हु आर फुल एम्प्लॉयमेंट विद नफरा शेल बी नॉट बी एसोसिएट, जो पार्ट टाइम वाले वो शायद एसोसिएट हो सकते हैं, पर जो फुल टाइम में इन्वॉल्व है नफरा से, है ना, किसी भी ऑडिट फर्म से या कंसल्टेंसी फर्म से, जब तक वो अपॉइंटमेंट में है ना, तब तक वो ऐसी किसी फर्म से जुड़े नहीं रह सकते। फिर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, या फिर हम ऑनेस्टी कैसे मेंटेन करेंगे उनसे, क्योंकि हम तो ऑडिटिंग ही करने वाले कंपनियों की जाके, और जिस दिन वो नफरा छोड़ेंगे तो उसके 2 साल बाद आप जुड़ सकते हो, आफ्टर 2 years सीज टू होल्ड सच अपॉइंटमेंट, लिखा है ना। ओके, जब आपका अपॉइंटमेंट खत्म हो जाएगा उसके 2 साल बाद आप किसी फर्म से या किसी कंसल्टेंसी फर्म से जुड़ सकते हो, समझा, ये लिख लेने का भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, नफरा शेल पावर, अब देखो ये यहाँ हेडिंग दे दो, पावर्स, ठीक है, क्या लिखा है, दे व्हाट दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ पावर्स दे हैव, मैंने पढ़ा चुका था एक्चुअली आप लोगों को। दे हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट, दे हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट आइदर ऑन इट्स ओन, या तो खुद से अगर उनको खुद का लगा तो, ऑन इट्स ओन, या कोई रेफरेंस अगर किसी के द्वारा आया, किसके द्वारा आएगा रेफरेंस, डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट, किसका इन्वेस्टिगेट फॉर सच क्लास ऑफ बॉडीज कॉर्पोरेट पर्सन इन सच मैनर, जिस मैनर में उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया, आपको पता उनके पास पावर्स तो हैं, है ना। और किन मैटर्स पे, इनटू प्रोफेशनल्स और अदर मिसकंडक्ट कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ और फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रजिस्टर्ड अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट 1950, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं डेफिनेटली, वहीं के तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनियों में हायर किए जाते हैं ना, बराबर है कि नहीं बराबर है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स को तो इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिविल कोर्ट की तरह पावर होती है इनकी, सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट लाइक पावर्स, जजमेंट देना, ऑर्डर पास करना, सजा दे सकते हैं। अब देखो क्या लिखा है इसमें, जहां पर नफरा इन्वॉल्व है,
इन्वेस्टिगेशन में, वहां कोई और इंस्टीट्यूट और बॉडी इनिशिएट नहीं कर सकती है, कंटिन्यू नहीं कर सकती प्रोसीडिंग को। अगर कंटिन्यू कर रही है तो छोड़ना पड़ेगा, जैसे सेबी है फॉर एग्जांपल या आईसीआई है, और इनिशिएट नहीं कर सकती जहां पर ये इन्वॉल्व हो गया, यानी सबसे हाईएस्ट सुपीरियर बॉडीज में से एक है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। सिविल कोड की तरफ पावर है इनके पास में, आपको भूलना नहीं है। अंडर CRPC 1908 they can pass an order or judgment, they can punish people। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, ओके आगे लिखा ही हुआ है क्या क्या कर सकते हैं लोग। देखो, while trying a suit in respect of following matters, namely कौन कौन सी चीजें वो बोलेंगे, ढूंढ सकते प्रोडक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिक प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकते हैं कंपनी को अदर डॉक्यूमेंट्स, कि हमारे सामने लाके रखो जो हम कह रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हम कह रहे हैं, है ना। लोगों को वॉर्न, समनिंग मतलब वॉर्न कर सकते हैं बुलावे के लिए कि हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। एनफोर्स कर सकते हैं अटेंडेंस की, है ना, आइए हमारे सामने प्रस्तुत हुई है और हमें एग्जामिन करने का मौका दीजिए। ऑन ओथ, ओथ मतलब प्लेज, कसम के साथ। बराबर है कि नहीं बराबर है। समनिंग सुना होगा ना आपने, वॉर्न करना सामने वाले को कि अगर तुम प्रेजेंट नहीं हो रहे कोर्ट में तो फिर तुम्हारे खिलाफ वारंट इशू करना पड़ेगा। आप लिख सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ लीगल वार्निंग, inspection of any books, any register, register of member, register of debenture holder, register of depositor, and other documents of any person referred in clause B। और who is in clause B, कौन याद है कौन लोग थे? कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स है, ओल्ड टाइम डायरेक्टर्स है, कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स है, एक्सपर्ट्स है ना, उन सब लोग। इशूइंग कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स। एग्जामिनेशन मतलब पूछताछ के लिए आप कमीशंस बना सकते हैं छोटे छोटे से, बराबर है। सब कमिटीज बोल सकते हैं आप NFRA की, जो एग्जामिन करो विटनेस को, डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करो जाके इन द ऑफिसेस। ये चार ही पावर है यार, सोचो आप, आपने मार्क्स मिल जाएंगे इतने लिखने में, इनफ है ना। अब समझ में आ रहा है ना, ये उनके पावर है। आपको पनिश भी कर सकते हैं भाई, बोलो रिमेंबर दे कैन पनिश यू, ओके। पनिशमेंट क्या है देखो, अगर उनको लगा, उनको पाया गया क्योंकि प्रोफेशनल या कोई मिसकंडक्ट किया गया, प्रूव्ड हो गया नफरा के द्वारा, पता चल गया, दे हैव द पावर टू मेक ऑर्डर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी ऑफ कम से कम 1 लाख रुपए का फाइन, विट मे बी एक्सटेंड टू 5 टाइम्स फीस रिसीव्ड इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स। जितनी भी फीस उनको मिलती थी उसका 5 गुना भी हो सकता है, जो भी इंडिविजुअल्स को जो भी पैसा मिलता था उसका पास। जैसे 1 लाख रुपए की मेरी सैलरी थी और मैं किसी मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व हूँ तो उसका 5 गुना बढ़ा तो 5 लाख तक का फाइन लगेगा मुझे कम से कम। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव्ड इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, और नॉट लेस देन 5 lakhs बट मैं एक्सटेंड टू 10 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव्ड इन केस ऑफ फर्म। जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है, अब उनकी फीस 1 लाख रुपए है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो 10 लाख तक का उनको फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी, और मिनिमम 5 लाख तो लगेगा ही लगेगा। तो जितना पैसा उनको मिल रहा है, है ना, जो उनको मिल रहा है उससे कितना ज्यादा, इंडिविजुअल के लिए 5 गुना ज्यादा। जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फंसा, कोई इंडिविजुअल फंसा, उसकी सैलरी फॉर एग्जांपल दे दिया मैंने आपको ना, 1 लाख है तो 1 लाख रुपए फाइन लगेगा जो ऑलरेडी कानून में है। और अगर उसकी सैलरी 1 लाख है तो बेटा तेरे को सजा सबक सिखाने के लिए 5 गुना यानी 5 लाख तक का फाइन उसको हम ठोक सकते हैं। और अगर कोई ऑडिटिंग फर्म है या अकाउंटेंसी फर्म है तो मिनिमम 5 लाख, और जितना उनको फीस मिलता है उसका 10 गुना एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, इसको ध्यान रखो और काम आते जाएंगे धीरे धीरे आप लोग। ओके, लिखा ना, डिबेरिंग मतलब रोकना, द मेंबर और द फर्म फ्रॉम, अब भाई अब डेफिनेटली मिसकंडक्ट प्रूफ हो गया है, प्रोफेशनल अनएथिकल चीजें प्रूफ हो चुकी हैं, तो अपन कोशिश करेगा NFRA के ये बंदा एज एन ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर जो कंपनियां अपॉइंट करती है पर्सनल लेवल पर फर्म से, या अंडरटेकिंग एनी ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ना ये कोई ऑडिट कर पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ना इंटरनल ऑडिट कर पाए किसी का भी, ना किसी बॉडी का ऑडिट करना कंपनी, क्योंकि अभी तो ये डिबेयर है, क्योंकि अभी इनको सजा हुई है। और आपको तो पता है सजा खत्म होने के 5 साल बाद ये स्टार्ट करेंगे, तो याद है पढ़े हैं चीजें, जब आप एक्यूज कन्विक्टेड हो जाते हैं और आपकी सजा जब खत्म हो जाती है तो आप अपने जो भी काम है 5 साल बाद स्टार्ट कर सकते हैं। ना ये किसी वैल्यूएशन को परफॉर्म करेंगे अंडर सेक्शन 247,
कुछ नहीं कर सकते फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ, लिखा है ना इसमें भी 6 मंथ्स और हायर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर। ओह माय गॉड, या तो मिनिमम 6 महीने तक मैक्सिमम परफॉर्म नहीं करने दिया जाएगा या 10 साल तक। ये डिपेंड करता है कि कितना इन्होंने घोटाला किया है, कितना बड़ा इन्होंने नुकसान किया। आप समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं आपको मैं? और अगर आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म सहमत नहीं है इनके जजमेंट से, इनके ऑर्डर से, इनके पनिशमेंट से, तो आप जा सकते हैं। ठीक है ना? इसमें इन्होंने जो जजमेंट दिया सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 क्लॉज सी के अनुसार आप अपील कर सकते हैं अपीलेंट ट्रिब्यूनल में। अपीलेंट ट्रिब्यूनल पता है ना आपको, जो नफरा का भी अपीलेंट ट्रिब्यूनल है, या फिर एनसीएलएटी के पास जा सकते हैं। मीटिंग्स एट सच टाइम्स एंड प्लेसेस ऑब्जर्व सच रूल्स ऑफ इन रिगार्ड टू द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड इट्स मीटिंग इन द बिजनेस। एंड सिंपल है, कभी भी मिल सकते हैं मगर काम के लिए ही मिलेंगे। बिजनेस से रिलेटेड बातें होंगी, है ना, प्रोसीजर से रिलेटेड बातें होंगी, बराबर है कि नहीं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से। ऐसा नहीं कि साल भर में कितनी बार भी मिल रहा है। जहाँ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस होगा वहीं पर आप मिलेंगे, जहाँ काम की चीज़ें होंगी वहीं पर आप मिलेंगे। और जो मिलने का तरीका है वो नफरा के कानून में दिया हुआ है, नफरा एक्ट में दिया हुआ है। ये कहाँ मिलना है, नफरा की कमेटी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। ओके, कुछ अलग अलग भी चीज़ें हैं, अगर आप चाहे तो मैं उसको लिख के आपको बता सकता हूँ कि जिससे आपके जहन में वो चीज़ें आ जाए कि और क्या कर सकते हैं इन लोग। जैसे एक छोटा सा बताने के लिए कि उनके पास में क्लास ऑफ बॉडीज, मतलब कॉर्पोरेट बॉडीज जो है, मैंने बताया था आपको, जहाँ ऑडिटर काम करते हैं, जाके वो कभी भी जाके, है ना, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी ऑडिटर फॉर्म का अगर मेंबर है तो कौन सी ऑडिट फॉर्म की बात कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, जो कहाँ कौन कौन सी कंपनियों में काम कर सकती है ना ऑडिट फॉर्म, कितनी कंपनियों में ऑडिट कर सकती है, जो ऑडिट ऑफ या इक्वल टू 200 कंपनियां साल में ऑडिट कर रही हैं, ये नफरा के अंडर आएंगे। अभी आप छोटी छोटी सी फॉर्म में थोड़ा ना घुसेगा नफरा, उसके लिए बाकी एजेंसीज है ना। या ऑडिट ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 लिस्टेड कंपनीज, बराबर है कि नहीं बराबर है। बाकी तो आपको तो पता ही था, उन कंपनियों का नेटवर्थ 500 करोड़, हेड कैपिटल 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़, पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना, ये लिख लेना है। ऑडिट ये कंपनियों में जो ऑडिटिंग हो रही है, इनके ऑडिटर्स अगर गलत करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, तो नफरा इन्वॉल्व होगा। अब इनसे अगर कोई छोटी कंपनियां हैं, मतलब इनसे कोई छोटी फॉर्म्स है जो 4 5 10 कंपनियों की ऑडिटिंग कर रही है, तो वहां नफरा की जरूरत नहीं है, वहां दूसरी एजेंसीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, से भी इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर छोटी छोटी सी जो एजेंसीज बनाई गई हैं हमारे द्वारा, है ना, हम पुलिस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, है ना। ओके, समझ में आ रहा है क्या? तो लिख लेंगे अपन थोड़ा सा याद करने के हिसाब से कि अपने को जहन में रहे। एक सेकंड थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। और कौन कौन सी कंपनी है, कंपनीज, लॉजिक समझा, यानी उन ऑडिटिंग फर्म का या उस अकाउंटेंट का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो उस ऑडिट फर्म से बिलोंग करता है, वो साल में इतनी ऑडिटिंग करता है। ये और में है, या तो 20 कंपनियां जो लिस्टेड है, या 200 कंपनी एक साल में कर चुके हैं, या वो कंपनियां हैविंग नेटवर्थ इक्वल और ग्रेटर देन 500 करोड़, बराबर है कि नहीं। पेड अप कैपिटल, छोटी मोटी कंपनियों में थोड़ी ना घुसेगा भाई, इतनी बड़ी एजेंसी। इक्वल देन ग्रेटर देन 500 करोड़, उनका एनुअल टर्नओवर इक्वल देन ग्रेटर देन 1000 करोड़, बराबर है ना। यानी पिछले साल से, मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले साल का 1000 करोड़ था उनका, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कंपेयर करेंगे ना भाई। अब कंपनियां जो इंडिया में हो लिस्टेड या इंडिया के बाहर हो, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब लिस्टेड कंपनियों के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, है। अब कंपनी इंडिया में लिस्टेड हो या बाहर, चलेगा, इंडियन लिस्टेड और आउटसाइड दोनों चलेंगे, दोनों में घुस सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, लिस्टेड कंपनियों का एक क्राइटेरिया है। इन्हीं फॉर्म्स में नफरा इन्वेस्टिगेट, नफरा कैन इन्वेस्टिगेट इन दीज फॉर्म्स। बड़ी एजेंसी है, छोटे कामों में नहीं लगाएंगे। अब देखो क्या लिखा है इसमें, नेक्स्ट, सेक्रेटरी एंड अदर एम्प्लॉयज, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट अ सेक्रेटरी। ओके, ठीक है,
एंड सच अदर एम्प्लॉयज, अगर उसको लगा कि नफरा के परफॉर्मेंस में कहीं कमी आ रही है या हमें और बेहतर करने की जरूरत है, तो वो सेक्रेटरी को या किसी अदर एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर सकता है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। टर्म्स और कंडीशंस बता देगा किस तरीके से अपॉइंट करना है। नफरा को बोल देगा मैं भेज रहा हूँ सेक्रेटरी को या अदर एम्प्लॉयज को, और आपको रखना है, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी में कहीं ना कुछ कमी लग रही है। ठीक है, ओके, ठीक है क्या, है ना। और ये जो है, ये जो कंपनियां हैं, जो टर्नओवर और ये पेड अप कैपिटल ये सब बताया, लिस्टेड कंपनियां तो हो ही गई है, अनलिस्टेड भी हो सकती है, क्योंकि लिस्टेड तो ज़्यादा ही रहेगी, लिस्टेड में तो ये सब देखना ही नहीं पड़ेगा। तो जो अनलिस्टेड कंपनी अगर उनका ये टर्नओवर या नेटवर्थ या पेड अप इससे ज़्यादा रहा तो डेफिनेटली यहाँ पर नफरा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये सेक्रेटरी अदर एम्प्लॉयज भी हो गया। हेड ऑफिस ऑफ नफरा, द हेड ऑफिस ऑफ नफरा रिपोर्टिंग शुड बी न्यू दिल्ली। ओके, वेरी गुड। इसे तो मुंबई वाला एग्जांपल दिया आपको मैंने। जब उनको लगेगा इंडिया में कहीं और मिलना है तो वो मिल सकते हैं अदर प्लेसेस में भी, है ना। मेंटेनेंस, इनकी भी तो बुक्स रहती हैं, अब बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन बुक्स, इन्वेस्टिगेशन बुक्स, है ना। मेंटेन सच बुक्स एंड ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स इन रिलेशन टू इट्स अकाउंट्स, है ना। या जज ऑर्डर बुक्स भी हो सकती हैं, जिसके खिलाफ ऑर्डर सुना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वो लोग रखेंगे कंसल्टेशन करके कैग से। अभी कैग सबसे बड़ी अथॉरिटी, ऑटोनोमस बॉडी है, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कि कहाँ रखना है इन बुक्स को, या उनके हेड ऑफिस में रखना है या उनके डिवीजन ऑफिस में रखना है या कैग के पास रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखना है, कहाँ पर। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ना भाई। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मतलब जो आप लोगों को समझ सकते हो आप लोग। अब देखो, ये सब पढ़ने में आ जाता है तो अच्छा है। ओके, लास्ट टॉपिक रह गया हमारा, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ नफरा। ठीक है, ऑडिट और अकाउंट ऑफ नफरा। ठीक है, अच्छा, कुछ स्टेटमेंट्स है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। जो नफरा के जो चीफ हैं, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं कि ऑडिटर्स आर नो लॉन्गर वॉच डॉग। सिर्फ आप देखते नहीं रहोगे अगर कंपनियों में गलत हो रहा है तो कदम तो उठाओ उसको रिकरेक्ट करने के लिए। आपको अपॉइंट क्यों किया गया? ये नफरा चीफ का स्टेटमेंट रहा है। आप समझ रहे ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब आप बोल सकते हैं कि चल रहा है। ठीक है ना, ओके। क्या ये ऑडिट अकाउंट, ऑडिट ऑफ अकाउंट, द अकाउंट्स ऑफ, इनके भी तो अकाउंट्स होते हैं, इनका भी तो फंड आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इनका खुद का अपना बजट होता है, आपको पता है। शेल इनके भी तो अकाउंट्स को ऑडिट किया जाएगा, क्योंकि करप्शन तो यहाँ भी हो सकता है। अब इनसे बड़ा कौन कैग है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े कॉरपोरेशन में बिना पूछे घुस के बैंड बजा डालता है। सबसे बड़ा हमारे पास में आप बोल सकते हैं एक इन्वेस्टिगेटिंग भी और छापा मारू इंस्टीट्यूशन है, तो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जाके किसी, अब देखो ना, मैंने जो बॉडीज को हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार किया, ये उन पे ही नजर रखता है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जितने भी घोटाले नहीं उठे अपने सामने, आपने सुने होंगे, जितने भी, ये कोयला घोटाला, तो फलाना घोटाला, तो वो जो एमपी में हुआ था, जो, है ना, बहुत सारी चीज़ें आपने सुना होंगे। ये सब जितने भी हैं, ओके, ये सब कैग ने ही उजागर किया है। समझ में आ रहा है? कैग ने ही उजागर किया है ये सब चीज़ें। जहाँ पर भी, जैसे किसी को कोई ज़मीन मिल गई, किसी को कोई हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, अब सरकार ने वो ज़मीन दे दी किसी कंपनी को, तो उसमें कैग इन्वॉल्व होता है। यानी जहाँ भी एलोकेशन हो रहा है गलत तरीके से, जहाँ भी फंड का गलत उपयोग हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और बहुत बड़ा अमाउंट है, तो वहाँ कैग इन्वॉल्व हो ही जाता है। आपको पता है, कैग गवर्नमेंट के अकाउंट्स को भी कर सकता है ऑडिट। ओके, ठीक है,
एक ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, क्या है उसको, अच्छा ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखते हैं हम लोग, एनएफआरए की जितनी भी ऑडिट है अकाउंट्स की। ओके, समझ में आया? ओके, जैसे अभी आईसीआई ने बीच में एक चीज बोला था, आईसीआई का एक स्टेटमेंट था, या समझ लो आज ही का स्टेटमेंट है। आईसीएआई कहता है कि जो आरबीआई है शुड अपॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको इंटरनल ऑडिट मत करो, उनके पर्सनल ऑडिटर को मत रखो, फ्रॉड हो सकता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ आईसीआई, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उससे क्या फ्रॉड होने के चांसेस कम रहेंगे। इंटरनल ऑडिट बंद करो उनका, उनके पर्सनल ऑडिटर्स और प्राइवेट ऑडिटर्स फॉर्म्स को बंद करो, फ्रॉड कम होंगे ना भाई। ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ पर घोटाले हुए ना, सब कैग नहीं उजागर किया, जितने बड़े बड़े नेशनल इंटरेस्ट के घोटाले। एनुअल रिपोर्ट ऑन वर्किंग ऑफ एनएफआरए। ओके, द एनएफआरए शेल प्रिपेयर इन सच फॉर्म एंड टाइम। वो फॉर्म किसने दिया उनको? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया किस तरीके से, किस टाइम, हर फाइनेंशियल ईयर में अपनी एनुअल रिपोर्ट को उनको फुल अकाउंट्स, कितना पैसा उन्होंने कमाया, कितना फंड उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला, कितना एलोकेट हुआ ऑफिसर्स पे, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, जो भी उन्होंने एक्टिविटीज की छापे मारे, जो भी खर्चा पानी हुआ, और उसकी कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करना। बराबर है? फिर वो उनकी एनुअल रिपोर्ट को देखेगा, फिर एक ऑडिट रिपोर्ट तो आई गई है कैग की तरफ से, तो उनकी एनुअल रिपोर्ट प्लस कैग की ऑडिटर रिपोर्ट, इन दोनों को क्रॉस एग्जामिन करेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। और कहाँ रखेगा? बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट रखना ही पड़ेगा ना भाई, पब्लिक इंटरेस्ट की बात है ना। सबसेक्शन 2(4) ऑफ 132 द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड द एनएफआरए रूल्स, है ना, जो पावर उनको मिले ना इसके अंडर, किसको? एनएफआरए को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया वो रूल्स। ओके, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 एंड 4 ऑफ 132। एनएफआरए के भी अपने रूल्स हैं, मतलब प्रोसीजर्स, काम करने के तरीके। रोज रोज उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं। ओके, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर फिनिश। क्या लिखा है? लिखते जाएंगे भाई, सब चीजें जो जो हम पढ़ रहे हैं सब लिखते जाएंगे हेडिंग के साथ में, और इसी से पढ़ना है। एवरी एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे एसबीआई बताया था मैंने आपको, एलआईसी, ये बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं। अदर देन अ कंपनी गवर्न बाय दीज रूल, इन जो कंपनियां ऑलरेडी अपन पढ़े अभी, लिस्टेड अनलिस्टेड, इनके अलावा जितनी भी बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, ठीक है, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं एसबीआई जैसे, शेल इन्फॉर्म नफरा विद इन 30 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ नफरा रूल्स इन द फॉर्म NFRA 1। ये फॉर्म को आपको फिलअप करना है, ठीक है। और जैसे ही रूल्स बने, अब कब बने? 2018 में, और उसके पहले से जो जो कंपनियां रजिस्टर्ड है, तो हम इनकी बात कर रहे हैं, इनकी, क्योंकि कंपनियों पे तो लगाम लगा ही दिया रेफरल। तो भैया जैसे 2018 एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, 2018 जनवरी में अगर हमारे रूल्स आ गए, हमारे मतलब किसके? नफरत, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट को बोल रहा है कि भैया जिस दिन रूल्स हमारे आ गए, देखा ना, विद इन 30 days कमेंसमेंट ऑफ नफरा रूल्स, 30 दिन के अंदर, विद इन 30 days रूल्स फॉर्म होने के, NFRA ये फॉर्म भरो, NFRA 1, और इसमें अपने ऑडिटर्स की पूरी डिटेल्स लिखते हैं कि कौन तुम्हारा ऑडिटर है, कौन सी ऑडिटिंग फर्म है, उनका प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, कब से ऑडिट करवा रहे हो, इंटरनल ऑडिट क्या है। समझ में आया? किसके लिए बोल रहे हैं? बॉडी, क्योंकि कंपनी को तो करना ही करना है, बॉडी कॉर्पोरेट को बोल रहा है तो जिस दिन से ये रूल्स आएंगे उसके 30 days के अंदर। अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन अ कंपनी गवर्न अंडर नफरा रूल्स। अब जो कंपनियां ऑलरेडी नफरा रूल्स में है, कुछ कंपनियां तो छूटी जाएंगी ना, तो उनके अलावा अगर कुछ कंपनियां रह गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सेक्शन 8 कंपनी रह गई, या कोई 1% कंपनी रह गई, कोई एसोसिएट कंपनी रह गई, या कोई और बॉडी कॉर्पोरेट और छूट जाएंगी ना। देखा, अ कंपनी गवर्न अंडर नफरा रूल शेल कंटिन्यू बी गवर्न बाय द नफरा पीरियड ऑफ 3 years। तो जिस दिन, लिखा ना, जिस दिन उनकी लिस्टिंग हटी, या उनका पेड अप कैपिटल या डिवेंचर्स लिमिटेड से कम आया, नहीं 500 1000 करोड़ से कम आया, तो उनको भी लिखा है ना, उनको भी नफरा रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। मतलब कैसा? कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल, इसका 500 करोड़ का नेटवर्थ, 500 करोड़ का पेड अप कैपिटल, 1000 करोड़ का टर्नओवर है, अब ये कम हो गया, इससे कम आ गया उसको, ठीक है, जो भी इसका, या 1000 करोड़ का, 500 करोड़ का उनका एग्रीगेट लोन था, अपने पढ़े थे, लिमिटेड दी हुई थी, मैंने शुरू में पढ़ा था सबसे पहले आपको, 500 करोड़ का आउटस्टैंडिंग लोन था। अब अगर ना वो कंपनी ना लिस्टेड है और ना वो अब लिमिट में आ रही है, कम हो चुकी है,
तो बोल रहा है जिस दिन उसकी लिस्टिंग हटी है, जिस दिन उसकी ये एलिजिबिलिटी खत्म हुई, उसके बाद 3 साल तक, 3 इयर्स तक नफरा के रूल्स को फॉलो करेंगे, नफरा के रूल्स को फॉलो करेंगे। उसके बाद भले नहीं करें तो चलेगा, बट 3 साल तक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जानना है ना क्यों इनकी लिस्टिंग हटी, क्यों क्या बोलते हैं ये एलिजिबिलिटी लिमिट से कम है। लॉजिक समझा मैंने क्या बोला आपको? जो कंपनियां नफरा रूल्स में है वो तो है, मतलब वो कौन कंपनियां होंगी जो इससे ज़्यादा वाली होंगी, वो तो हैं, और बॉडी कॉर्पोरेट भी होंगी जो अपन ने पढ़े। मगर जो अब लिस्टिंग से हट चुकी हैं, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है किसी वजह से, उनके लॉसेस आ रहे होंगे, उनके पास वो पेड अप कैपिटल नहीं होगा, उनके पास वो नेटवर्थ नहीं होगी, उनके पास में वो टर्नओवर नहीं होगा, तो उनको भी फॉलो करना है नफरा के रूल्स को, मगर सिर्फ 3 साल तक, जिस दिन ये उनका खत्म होगा। ठीक है, ओके। अब पनिशमेंट, अगर ऐसा आप नहीं करते, किन के लिए बात कर रहे हैं? अब बोल सकते ना वो अनलिस्टेड हो गई, नॉट एलिजिबल हो गई, if a company or any officer of a company and auditor of any other person contravene, अगर आप ये फॉलो नहीं करते, चाहे लिस्टेड होके अनलिस्टेड होके या बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में नहीं करते हैं, लॉजिक समझा ना? जो कंपनियां हैं वो तो हैं ही, बॉडी कॉर्पोरेट के लिए ये है कि 30 दिन के अंदर भैया रूल्स फॉलो करा और अपनी डिटेल्स दो ऑडिटर की, जिस दिन ये रूल्स आए। फिर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी तो फॉलो कर ही रही है, अब वो कंपनियों की बात कर रहे हैं हम लोग जो अब लिस्टेड नहीं है, जिनकी एलिजिबिलिटी खत्म हो चुकी है, तो उनको बोल रहे हैं कम से कम 3 साल तक तो तुमको भी फॉलो करना है, उसके बाद भले मत करना। पनिशेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ 450 ऑफ एक्ट, है ना? ये पनिशमेंट है, भूलने का नहीं है अपने को। समझ में आया पक्का जो लिख रहा हूं मैं? 3 साल वाला समझा, है ना? बॉडी कॉर्पोरेट और लिस्टेड कंपनियां और एलिजिबल कंपनियां, इनके, और हर लिस्टेड तो एलिजिबल होती है, इन कंपनियों को छोड़ के अगर कोई कंपनी, इनको तो रूल्स फॉलो करने ही करने हैं नफरा के, इनके अलावा अगर कोई अनलिस्टेड है, जो हो चुकी है अनलिस्टेड, पहले नहीं थी बट हो चुकी, या जो अब एलिजिबल नहीं है बट पहले थी, ये ध्यान रखो, जो पहले थी, जो नहीं है हम उनके बाद, जो पहले लिस्टेड थी, मस्ट कंप्लाइड with NAFRA rules up to 3 years after their cease of लिस्टिंग खत्म हो गई, लॉसेस की वजह से होता है ना, धंधा पानी नहीं चल रहा है आपका, टर्नओवर्स कम हो गए, और नॉट एलिजिबिलिटी, याद रखना इसको। ठीक है जी, ओके। चलो ये खत्म हो गया चैप्टर, मतलब ये टॉपिक खत्म हो गया। अब 2 टॉपिक इसके बड़े रह गए, फटाफट खत्म करते हैं, और यही आपके नोट से इसी से पढ़ना है आपको नफा। यही लिख के आओगे तो आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय। हेडिंग लिख लेना, जैसे ये रोल है, ठीक है, ये कंपोजिशन है, ये पावर्स है, ठीक है, बाकी तो हेडिंग लिखी हुई है, लिख ही लेना, इसका PDF भेज देता हूँ। टेक केयर, बाय।